Myself Anil Kumar. I am going to teach fifth chapter of World Politics. The chapter name is Contemporary South Asia. Students, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया था पास्ट थर्सडे को. अब सेकंड पार्ट इस चैप्टर का हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट चैप्टर जब हमने आपको इसका फर्स्ट पार्ट जब हमने आपको एक्सप्लेन किया था तो उसका फर्स्ट पॉइंट था व्हाट इज साउथ एशिया. सेकंड पॉइंट था द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. देन नेक्स्ट पॉइंट था डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल. तो ये जो पॉइंट्स थे वो हमने फर्स्ट पार्ट में इस लेसन के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था. अब आपको सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करेंगे. सेकंड पार्ट का फर्स्ट पॉइंट एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका. यस, फर्स्ट पॉइंट Sri Lanka has retained democracy since its independence in 1948, but it faced a serious challenge not from the military or monarchy but rather from ethnic conflict. Students, अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर. जैसे हमने पाकिस्तान बांग्लादेश के बारे में आपको पढ़ाया, अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में. उसका टॉपिक है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका. So students, Sri Lanka has retained democracy since its independence in 1948. Students, 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली. उसके बाद में श्रीलंका को कोई डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम आई, वो आई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से. न कोई मिलिट्री प्रॉब्लम आई, न कोई मोनार्की की प्रॉब्लम थी, न कोई आर्मी रूल था. उनको प्रॉब्लम आई एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. What is mean by ethnic conflict? Ethnic conflict means जब दो कम्युनिटीज या मोर देन टू कम्युनिटीज के बीच में कोई कास्ट या रिलीजन को लेके या लैंग्वेज को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. स्टूडेंट्स, श्रीलंका के अंदर तमिल्स थे, इंडियन तमिल्स, और श्रीलंका के जो नेटिव लोग थे वो थे सिंगला. तो इंडियन तमिल्स ब्रिटिश जमाने में वहाँ पे जाकर सेटल हो गए थे. इंडिगो प्लांटेशन के, टी प्लांटेशन के वर्कर्स बन के, लेबर बन के वो श्रीलंका में सेटल हो गए थे. और उसके बाद में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अपने सिंगला लोगों को ज़्यादा राइट्स दिए और तमिल्स के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन किया. तो इसकी वजह से श्रीलंका को एथनिक कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ा. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट, आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस politics in Sri Lanka was dominated by forces that represented the interest of the majority Sinhala community. They were hostile to a large number of Tamil who had migrated from India to Sri Lanka and settled there. Yes, after independence, Sri Lanka की politics के अंदर एक ऐसा देखने को मिला कि जो मेजॉरिटी सिंगला कम्युनिटी के लोग थे उनके फेवर में पॉलिटिक्स जाने लगी. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उनके फेवर के अंदर ज़्यादा राइट्स दिए गए. उनके सिंगला लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया. स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास के अंदर श्रीलंका के बारे में पढ़ा होगा. उसमें आपको एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पढ़ाया था, बेल्जियम के बारे में पढ़ाया था, आपको शायद याद होगा. तो श्रीलंका की जो एक पॉलिटिक्स थी आफ्टर फ्रीडम वो बिल्कुल नेगेटिव वे में जाती रही. उसके जिम्मेदार थे श्रीलंका के गवर्नमेंट और वहाँ के सिटीजन्स लोगों ने, वहाँ के जो सिंगला लोग थे श्रीलंका के, उन लोगों ने अपनी एक ग्रुप बना लिया. पर इंडिया के तमिल्स जो लोग थे जो वहाँ पे सेटल हो गए थे उनके अगेंस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे. थर्ड पॉइंट, द सिंगला नेशनलिस्ट थॉट दैट श्रीलंका शुड नॉट गिव कंसेशन टू द तमिल्स बिकॉज श्रीलंका बिलोंग टू द सिंगला पीपल ओनली. यस, जो सिंगला लोग थे श्रीलंका के, जो नेटिव सिटीजन्स थे, उन लोगों को ये मानना था कि श्रीलंका गवर्नमेंट को इंडिया के तमिल्स को कोई भी कंसेशन, कोई भी राइट्स देना नहीं चाहिए बिकॉज श्रीलंका बिलोंग टू द सिंगला पीपल ओनली. यानी श्रीलंका सिर्फ सिंगला लोगों का है, ऐसा सिंगला कम्युनिटी के लोग सोचते थे. ये थर्ड पॉइंट है. स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट, the neglect of Tamil concern led to militant Tamil nationalism from 1983 onwards. The militant organization, the Liberation Tiger of Tamil has been fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka and
demanding Tamilism or a separate country for the Tamils of Sri Lanka. Yes, जब तमिल्स लोगों के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, तमिल्स लोगों को राइट्स कम मिलने लगे, तो तमिल्स लोगों ने अपने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, उसका नाम था LTTE। स्टूडेंट इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, एग्जाम में आती है। 1983 में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इलम का मतलब होता है कंट्री। तो इंडिया के जो तमिल्स थे उनको एक सेपरेट नेशन चाहिए था। उन्होंने डिमांड चालू कर दी कि वी वांट सेपरेट नेशन इन श्रीलंका। श्रीलंका में हमको एक सेपरेट नेशन चाहिए, और ये डिमांड चालू हो गई और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर्मड स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट अपने कंट्री के कभी भी पार्ट होने नहीं देती, कभी भी गवर्नमेंट कोई भी किसी भी कम्युनिटी को सेपरेट नेशन बनने के लिए कभी भी प्रमोट नहीं करती या उनको राइट नहीं देती। लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका की गवर्नमेंट इसमें जिम्मेदार थी, क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इंडियन तमिल्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया था, उनको कोई राइट्स नहीं दिए, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया, और वहाँ की जो पब्लिक थी श्रीलंका की वो भी गवर्नमेंट के साथ में चल रही थी। इसलिए मजबूर होकर इंडियन तमिल्स को अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन LTTE। यस, द नेक्स्ट पॉइंट, और डिमांड की सेपरेट नेशन की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has from time to time tried to negotiate with the Sri Lanka government on the Tamil question, but in 1987 the government of India for the first time got directly involved in the Sri Lankan Tamil question. India signed an accord with the Sri Lanka and sent troops to stabilize relation between the Sri Lankan government and the Tamils. Eventually the Indian army got into a fight with LTTE। Yes students, इंडिया की गवर्नमेंट ने जब देखा कि हमारे इंडियन तमिल्स के साथ में श्रीलंका के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ में बातचीत चालू की, नेगोशिएट विद श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन तमिल क्वेश्चन। बट 1987 में फर्स्ट टाइम इंडिया गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे अकॉर्ड बोलते हैं, और उस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद में इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी श्रीलंका के अंदर, और पीस कीपिंग फोर्सेस बोलते हैं। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, तो इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी श्रीलंका के अंदर, किस लिए? अपने इंडियन तमिल्स को सेफ रखने के लिए, और इंडियन तमिल्स और श्रीलंका की गवर्नमेंट के जो रिलेशंस थे उनको स्टेबलाइज करने के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए, और एक तरह से पीस को मेंटेन करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम अपनी आर्मी को श्रीलंका के अंदर सेंड किया, भेजा। यस स्टूडेंट्स, द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ट्रूप्स was also not liked much by the Sri Lankans. They saw this is an attempt by India to interfere in the internal affairs of Sri Lanka. 1989, the Indian peacekeeping forces pulled out of Sri Lanka without attaining its objective. Yes, इंडियन आर्मी जब श्रीलंका के अंदर गए तो हालांकि एक एग्रीमेंट था दोनों गवर्नमेंट के बीच में, बट जो कॉमन सिटीजन्स थे श्रीलंका के, उनको ये पसंद नहीं आया कि हमारी आर्मी क्यों श्रीलंका के अंदर आई, इंडियन आर्मी, और उसको एक तरह से इंडियन आर्मी को वो श्रीलंका के इंटरनल मैटर के अंदर इंटरफेयर मान रहे थे। स्टूडेंट्स, अगर आप नेट में एक वीडियो देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ी घटना का पता चलेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जब श्रीलंका गए थे और वहाँ पे जब वो गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ले रहे थे, तो एक श्रीलंकन सोल्जर ने गन से हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हिट किया। फॉर्चुनेटली हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो बिल्कुल सेफ रहे, बच गए वो, लेकिन उनके ऊपर अटैक हुआ था। तो ये एक एग्जाम्पल बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से श्रीलंका के जो लोग थे, उनके आर्मी के लोग थे, इवन वो किस तरह से इंडियन आर्मी से चिड़े हुए थे, साथ में तमिल से तो पहले से ही चिड़े हुए थे। कैसे वो चाहते थे कि इंडियन आर्मी चली जाए और तमिल से भी छोड़ के चले जाए। इंडियन आर्मी जो थे 1989 के अंदर वापस आ गए श्रीलंका से। पीस कीपिंग फोर्सेस IPKF पुल्ड आउट श्रीलंका विदाउट अटेंडिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा किए बगैर हमारी आर्मी वापस आ गई, कोई भी डिसीजन नहीं निकला, बल्कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक हुई हमारी गवर्नमेंट से।
कि हमारी जो आर्मी थी उनको तमिल्स के ऊपर अटैक करना पड़ा और तमिल्स ने हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे बहुत सारे सोल्जर्स की कैजुअलिटीज हुई, बहुत सारे सोल्जर्स को अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी और साथ में तमिल्स जो थे, इंडियन तमिल्स जो श्रीलंका के अंदर सेटल हुए थे, उनकी भी जान गई, उनकी भी कैजुअलिटी हुई। तो एक तरह से देखा जाए तो मरने वाले भी इंडियन थे और मारने वाले भी इंडियन थे और इस तरह से देखा जाए तो ये इंडिया का ही नुकसान हुआ और बीच में ही अपनी आर्मी को वापस बुलाना पड़ा। तो ये आप समझ सकते हो कितना बड़ा पॉलिटिकल एक मिस्टेक थी, खासकर इंडिया गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक की। The speed of the conflict, Sri Lanka has registered considerable economic growth and recorded high level of human development. The Sri Lanka was one of the first developing country to successfully control the rate growth of population. The first country in the region to liberalize the economy, and it had the highest per capita gross domestic product from many years right during the civil war. Yes, इतना होने के बावजूद भी श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत हाई रखा, बहुत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका बहुत आगे था। श्रीलंका एक डेवलपिंग फर्स्ट कंट्री था जिसने अपनी पॉपुलेशन को ग्रोथ को कंट्रोल किया, साथ में अपनी इकोनॉमिक्स को भी मजबूत किया, पर कैपिटा डोमेस्टिक इनकम को भी बढ़ाया सिविल वॉर के टाइम पे भी। तो एक तरफ श्रीलंका के अंदर एक सिविल वॉर चल रहा था, टेररिज्म का शिकार हुआ श्रीलंका, लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोका नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे होता रहा, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो लोगों को मिलती रही और जॉब और एक तरह से जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलता रहा, ठीक है। तो लोग प्रोग्रेस करते रहे श्रीलंका के, तो ये एक पॉजिटिव साइन है श्रीलंका के लिए। इतना सब सफर करने के बावजूद भी श्रीलंका ने अपनी पर कैपिटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंक्रीज रखा। यस स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में ये पॉइंट खत्म होता है, हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट स्टूडेंट्स, इंडिया पाकिस्तान का नाम तो पूरी दुनिया के अंदर हम जानते हैं कि दोनों के राइवलरी के लिए बड़ा बदनाम है। हमारे 4 वॉर हो चुके हैं हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए तब एक वॉर हुआ, 1965 में फिर एक वॉर हुआ और 1971 में थर्ड वॉर हुआ और कारगिल का वॉर लास्ट और फोर्थ वॉर था जो दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ। बट स्टूडेंट्स listen carefully, what are the reasons of conflict between these two South Asian countries? South Asia के जो important दो कंट्री है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है, क्यों दोनों कंट्रीज के बीच में एक लॉन्ग टाइम से मोर देन 70 इयर्स से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, soon after the partition the two countries got involved in the conflict over the fate of Kashmir. The Pakistani government demanded that Kashmir belong to it. War between India and Pakistan in 1947 and 65 failed to settle the matter. In 1947-48, the war resulted in the division of Kashmir into Pakistan occupied Kashmir and Indian province of Jammu and Kashmir, divided by the line of control. In 1971, India won a decisive war against Pakistan, but the Kashmir issue remained unsettled. Students, जैसे इंडिया पाकिस्तान आजाद हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो फर्स्ट रीजन था वो झगड़े का, जो वॉर का या जो कॉन्फ्लिक्ट का, वो था कश्मीर। स्टूडेंट्स, जब इंडिया पाकिस्तान जब आजाद हुए तो ब्रिटिश लोगों ने हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो हमारे रूलर्स थे, उनको एक ऑप्शन दिया, यू आर फ्री टू ज्वाइन पाकिस्तान, यू आर फ्री टू ज्वाइन इंडिया एंड यू आर आल्सो फ्री टू रिमेन इंडिपेंडेंट। चाहो तो तुम इंडिया में मिल जाओ, चाहो तो तुम पाकिस्तान में मिल जाओ और तुम चाहो तो आजाद रहो। तो जो किंग थे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर हरी सिंह, उन्होंने कुछ टाइम लगा दिया और 1948 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया तब जाके उन्होंने इंडिया में मर्ज होने के लिए साइन किया। इंडियन आर्मी भेजी गई, हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन आर्मी को भी भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी
और पाकिस्तान ने एक हमारा एक बहुत बड़ा एरिया ऑक्युपाई कर लिया जिसको पीओके बोलते हैं, और बाकी का एरिया इंडिया के पास में रह गया। 1971 में 65 में 2 वॉर हो चुके हैं, थर्ड फोर्थ वॉर होने के बावजूद भी कोई डिसीजन नहीं निकला और कश्मीर की प्रॉब्लम आज भी अनसेटल है। 1971 में पाकिस्तान के 95,000 सोल्जर्स को स्टूडेंट्स हमारे इंडिया ने अपनी जेलों में बंद किया, उन्होंने सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान पूरी तरह वॉर में हार गया। लेकिन उसके बाद में भी कश्मीर का मैटर अनसेटल में रहा। यस, नेक्स्ट पॉइंट, India's conflict with Pakistan is also over strategic issues like the control of the Siachen Glacier and arms race. The arms race between the two countries assumed a new character with both sides acquiring nuclear weapons and missiles. India conducted nuclear explosion in Pokhran, Pakistan carrying out nuclear tests in the Chagai Hills. Yes, students, second point है इंडिया पाकिस्तान के बीच में आर्म्स रेस, दोनों कंट्रीज के बीच में और भी झगड़े के बहुत सारे रीजन हैं, जिसके अंदर हम सियाचिन ग्लेशियर जो जम्मू कश्मीर का एक एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ज्योग्राफिकल, और उसके बाद है आर्म्स रेस। दोनों कंट्रीज एक न्यूक्लियर कंट्रीज है स्टूडेंट्स, दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर चुके हैं। इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था और उसके बाद में पोखरण में टेस्ट किया था, और पाकिस्तान ने भी जस्ट इंडिया के टेस्ट करने के बाद में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया अपने चगाई हिल्स के अंदर। तो इस तरह से आर्म्स रेस एक सेकंड पॉइंट है जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ी आर्म्स रेस, एक राइवलरी चल रही है। पाकिस्तान भी वेपन्स खरीद रहा है अमेरिका से F-16, इंडिया भी सुखोई प्लेन खरीद रहा है। अभी अभी आपने सुना होगा कि फ्रांस से हमने राफेल फाइटर प्लेन भी खरीदे हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक राइवलरी लंबे टाइम से चली आ रही है। यस, द इंडियन गवर्नमेंट हैज ब्लेम्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट for using a strategy of low-key violence by helping the Kashmiri militants with arms, training, money and protection to carry out terrorist strikes against India. The Indian government also believed that Pakistan had added the pro-Khalistani militant with arms and ammunition during the period of 1985 to 1995. The ISI is involved in various anti-Indian campaigns in India's northeast, operating secretly throughout Bangladesh and Nepal. Yes, India government पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम लगाती है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर एक वॉयलेंस को प्रमोट कर रखा है। एक बॉर्डर क्रॉस करके टेररिस्ट लोगों को भेजा जाता है, कश्मीर के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, मिलिटेंट्स को वेपन्स दिए जाते हैं, उनको मनी दी जाती है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, और इंडिया में टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है। The Indian government also believes the Pakistan had added the pro-Khalistani militant with arms and ammunition. Students, हमारा जो पंजाब है उसके अंदर भी एक लंबे टाइम तक एक बहुत बड़ा जो टेररिज्म फैल गया था, और वो जो टेररिस्ट हैं हमारे पंजाब के वो पाकिस्तान के अंदर जाके छुप गए, और उन टेररिस्ट को आज भी पाकिस्तान प्रमोट करता है, उनको हेल्प देता है, उनको वेपन्स देता है ताकि इंडिया में दोबारा पंजाब में दोबारा टेररिज्म को प्रमोट किया जा सके। यस, द ISI पाकिस्तान की एक सीक्रेट एजेंसी है ISI, जिसका काम है एंटी इंडियन कैंपेन, इंडिया के अगेंस्ट में कैंपेन करना, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है अपने आसाम, मणिपुर, इन सब के अंदर एक सीक्रेटली बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते से वेपन्स भेजना, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर टेररिज्म को प्रमोट करना। यस, ये एक और रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का, थर्ड रीजन। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान also blamed that the Indian government promote trouble in Sindh and Balochistan. India and Pakistan also have had problems over the sharing of river water. In 1960, with the help of World Bank, India and Pakistan signed the Indus Water Treaty. The two countries are not in agreement over the demarcation line in Sarkri in the Rann of Kutch, Gujarat. Yes, India के ऊपर भी पाकिस्तान ब्लेम लगाता है कि पाकिस्तान का एरिया बलूचिस्तान सिंध
पाकिस्तान इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाता है कि इंडिया गवर्नमेंट और इंडिया की जो इंटेलिजेंसिया ग्रुप वो पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म को प्रमोट करती है। इस तरह से पाकिस्तान में इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाता है। दोनों कंट्रीज के बीच में एक रिवर वाटर को लेकर भी कई बार झगड़ा हो चुका है। वाटर शेयरिंग स्टूडेंट, हमारे इंडिया से 5 रिवर्स पाकिस्तान के अंदर जाती है, तो इस वाटर शेयरिंग को लेके एक बहुत बड़ा झगड़ा था। बट 1960 को वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के साथ में और इंडिया के बीच में एक इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करवाया और उसके बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हुई। खासकर गुजरात के अंदर एक एरिया है रन ऑफ कच्छ सरक्रीक, जिसका भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है और 1965 का वॉर भी इसी रन ऑफ कच्छ की वजह से हुआ था स्टूडेंट्स। यस, तो अब हम पढ़ेंगे अदर नेबरिंग कंट्रीज के बारे में स्टूडेंट्स। यस, इंडिया एंड अदर नेबर्स। अब बांग्लादेश, अब हम बांग्लादेश के बारे में आपको बताएंगे। अभी हमने पाकिस्तान के बारे और इंडिया के रिलेशंस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। दोनों साउथ एशिया के मेंबर्स हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव had differences over several issues including the sharing of the Ganga and Brahmaputra river water. The Indian government has been unhappy with Bangladesh illegal immigration to India. Bangladesh support anti-Indian Islamic fundamental groups. Bangladesh not allow Indian troops to move through its territory to northeast states in India. Yes, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से दोनों के बीच में झगड़े हैं। खासकर दोनों कंट्रीज के बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर को लेकर भी दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा है। इंडिया गवर्नमेंट ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर और ये जो दूसरी रिवर है गंगा को लेकर बहुत सीरियस है और इसी को लेकर बांग्लादेश भी सीरियस है और दोनों कंट्रीज के बीच में अभी तक कोई डिसीजन निकल नहीं पाया है। इंडिया गवर्नमेंट हैज बीन अनहैप्पी विद बांग्लादेश इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया। यस, दूसरी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश के जो एक तरह से रिफ्यूजी लोग हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं, इलीगल माइग्रेशन करके आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और इंडिया में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ बांग्लादेशी आज भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ में बांग्लादेश सपोर्ट एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप्स। बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे ऐसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में हैं, जो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं और उनको बांग्लादेश सपोर्ट करता है। बांग्लादेश नॉट अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यस, बांग्लादेश अपनी इंडियन आर्मी को अपनी टेरिटरी के अंदर से गुजरने की भी परमिशन नहीं देता है। स्टूडेंट्स, इंडिया के को इस स्टेट्स में जाने के लिए एक बहुत लंबा रास्ते से गुजर के जाना पड़ता है और एक ज्योग्राफिकल बहुत एरिया सिक्किम के पास वाला वहां से क्रॉस होकर इस स्टेट्स में आसाम, मणिपुर, नागालैंड वहां जाना पड़ता है। तो इंडिया गवर्नमेंट कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी है बांग्लादेश से कि वो बांग्लादेश के अंदर से शॉर्ट वे से इंडियन आर्मी को जाने दें, लेकिन आज तक बांग्लादेश ने उसकी परमिशन नहीं दी है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, Bangladesh government have felt that the Indian government behaves like a regional boss over the sharing of river water, encouraging rebellion in the Chittagong Hill. The two countries could not resolve their boundary dispute from a long while. बांग्लादेश गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर एक रीजनल बॉस और एक रीजनल पावरफुल कंट्री का ब्लेम लगाती है और इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाती है कि इंडिया इस एरिया के अंदर बॉस बन के दादागिरी कर रहा है और बांग्लादेश को धमकाता रहता है और साथ में रिवर वाटर डिस्प्यूट को भी एक तरह से प्रमोट कर रहा है। साथ में बांग्लादेश के अंदर भी एक रेबेलियन हो रहा है चिटगांव हिल्स के अंदर, वहां पे भी टेररिज्म फैला हुआ है, उस टेररिज्म को प्रमोट करता है इंडिया, ऐसा बांग्लादेश हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। The two countries could not resolve their boundary dispute from a long while. दोनों कंट्रीज जो है
अभी तक बाउंड्री डिस्प्यूट को भी सॉल्व नहीं कर पाए। बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसकी आज तक कोई बाउंड्री क्लियर नहीं है। थर्ड, डिस्पाइट दैट डिफरेंस इंडिया एंड बांग्लादेश डू कोऑपरेट एंड मेनी इश्यूज economic relations have improved considerably in the last 20 years. Bangladesh is a part of India's Look East policy 2014. Yes, इतना सब होने के बावजूद भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत कोऑपरेशन है। स्टूडेंट्स, आपने इंडिया और बांग्लादेश की टीम के बीच में क्रिकेट मैच भी देखे होंगे कई बार। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही है। 20 इयर्स के अंदर इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं। बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। यस स्टूडेंट्स, इंडिया ने एक लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई है। लुक ईस्ट पॉलिसी में इंडिया जितने भी जो कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज के साथ में बेटर रिलेशंस रखना चाहता है, तो इसको लुक ईस्ट पॉलिसी बोला जाता है। 2014 में बनाई थी, तो उस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है और बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहा है। अब है इंडो नेपाल। अब हम इंडो नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस कैसे हैं स्टूडेंट्स? ए ट्रीटी बिटवीन टू कंट्रीज अलाउज द सिटीजंस ऑफ द टू कंट्रीज टू ट्रैवल एंड टू वर्क इन देयर कंट्रीज विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट। यस, इंडिया और नेपाल एक ऐसे कंट्रीज हैं दोनों जिनके आपको वहां पे जाने के लिए या नेपाल के लोगों को इंडिया में आने के लिए किसी भी तरह को वीजा या पासपोर्ट की नीड नहीं है। विदाउट वीजा और पासपोर्ट आप विजिट कर सकते हो नेपाल में, और नेपाल के लोग भी इंडिया के अंदर आ सकते हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑफन एक्सप्रेस्ड डिस्प्लेजर विद द वार्म रिलेशन ऑफ नेपाल एंड चाइना अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिसेंटली नेपाल और चाइना के रिलेशन। स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में एक वॉर हो चुका है, और आजकल नेपाल और चाइना के रिलेशंस बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं वो, और इंडिया के अगेंस्ट में कोई ना कोई साजिश करते रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं। इंडिया के एंटी इंडियन एलिमेंट है, तो इस तरह से नेपाल और चाइना की फ्रेंडशिप इंडिया के लिए एक नेगेटिव साइन है। थर्ड पॉइंट, Indian security agencies see the Maoist movement in Nepal as a growing security threat. Many leaders and citizens in Nepal think that the Indian government interfere in its internal affairs. Indian जो एजेंसीज हैं वो नेपाल के अंदर माओवादी मूवमेंट, एक माओवादी मूवमेंट नेपाल के अंदर बढ़ रहा है, और वो एक तरह से इंडिया के लिए भी खतरा है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी माओवाद है। इंडिया के अंदर भी एक तरह से बहुत से स्टेट्स हैं जिनके अंदर ये माओवाद फैला हुआ है, तो हम भी एक नेपाल को अपने लिए खतरा मानते हैं। Many leaders and citizens in Nepal think that the Indian government interfere in its internal affairs. बहुत सारे नेपाल के लीडर्स और सिटीजन्स मानते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है नेपाल के इंटरनल मैटर्स पे। बट स्टूडेंट्स, इंडिया कभी भी नेपाल के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि नेपाल को हर तरह से हेल्प देता रहता है। एक बार नेपाल में अर्थक्वेक आया था बहुत बड़ा, इंडिया ने बहुत बड़ी हेल्प की थी। हमारे बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जो नेपाल से आते हैं, जिसे गोरखा रेजिमेंट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर 1 लाख सोल्जर्स इन गोरखा रेजिमेंट ऑफ नेपाल। नेपाल के 1 लाख सोल्जर्स है इंडिया के अंदर गोरखा रेजिमेंट के, साथ में इतने ही रिटायर्ड भी हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमारी डिफेंस कितनी नेपाल के ऊपर डिपेंड है, और नेपाल की इकोनॉमी कितनी इंडिया के ऊपर डिपेंड है, वहाँ के लोगों को कितना जॉब इंडिया के अंदर मिलता है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ इंडो नेपाल रिलेशंस आर फेयरली स्टेबल एंड पीसफुली। ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट एंड ग्रिड होल्ड द टू कंट्रीज टुगेदर। दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सारे छोटे मोटे डिस्प्यूट होने के बावजूद भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। ट्रेड के मैटर के अंदर, साइंटिफिक कोऑपरेशन के मामले में, नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डैम, वाटर मैनेजमेंट, इन सब
सब मैटर्स के ऊपर इंडिया की गवर्नमेंट श्रीलंका को नेपाल को बहुत ही इम्पोर्टेंस देती है। अब इंडो श्रीलंका रिलेशन। यस स्टूडेंट्स, हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हमारे श्रीलंका के साथ में रिलेशंस थे, लेकिन लास्ट में एक बार हम समरी उसकी आपको एक्सप्लेन करेंगे। दोनों कंट्रीज के बीच में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। तमिल्स आर अनहैप्पी एंड किल्ड। इंडिया के तमिल्स को मारा जा रहा है श्रीलंका के अंदर। इन 1987 आज तक इंडिया ने 1987 के बाद में श्रीलंका के अंदर इंटरफेयर नहीं करने की पॉलिसी बनाई है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है। इंडिया हेल्प इन पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन, और इंडिया श्रीलंका के अंदर सुनामी के अंदर जो नुकसान हुआ उसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी हेल्प कर रहा है। यस, तो हम समरी पढ़ रहे हैं लास्ट में सब लेसन्स की। अब इंडो भूटान। इंडिया और भूटान के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, जस्ट लाइक नेपाल। दोनों कंट्रीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इवन भूटान के अंदर आज भी मोनार्की है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे किंग रूल है। और भूटान की जो गवर्नमेंट है, ये जो वहाँ के जो किंग हैं, वो इंडिया को बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट हैं एक टाइम पे भूटान के अंदर चले गए थे, वहाँ पे छुप गए थे गोरिल्ला मिलिटेंट्स, लेकिन भूटान की गवर्नमेंट ने उन सबको अरेस्ट किया और इंडिया की गवर्नमेंट को दे दिया, उनको टेररिस्ट को इंडिया को दे दिया, और इंडिया गवर्नमेंट ने उनको पनिशमेंट दी टेररिस्ट को। तो इस तरह से इंडिया की सिक्योरिटी को लेके भूटान बहुत ही सीरियस है। इंडिया हेल्प इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम्स। इंडिया भूटान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम्स के अंदर हेल्प कर रहा है, जिससे भूटान को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। यस स्टूडेंट्स, अब इंडो मालदीव रिलेशंस। अब हम शॉर्ट के अंदर इंडो मालदीव रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हेल्प ड्यूरिंग मिलिटेंट, यानी एक बार मालदीव एक सल्तनत है, मालदीव के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया, मिलिटेंट लोगों ने, और इंडिया के एयरफोर्स ने मालदीव की हेल्प की। तो ये पॉजिटिव रिलेशंस का एक साइन है। दोनों कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे होते हैं। हमारे इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट लोग मालदीव के अंदर जाते हैं। फिशिंग, जो मालदीव के अंदर फिशिंग का भी बहुत अच्छा ट्रेड है, और बहुत सारे हमारे जो शिप्स हैं वो मछली पकड़ने के लिए मालदीव के एरिया में जाते हैं, और दोनों कंट्रीज के बीच में एक अच्छा ट्रेड है, अच्छा रिलेशन है। अब स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सार्क। व्हाट इज सार्क? इस लेसन के शुरू में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि साउथ एशिया के अंदर 7 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इन सब कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। द साउथ एशियन स्टेट्स कोऑपरेशन ईच अदर इन बिगन इन 1985। यस, ये जो सार्क जो बनाया साउथ एशियन कंट्रीज ने, ये 1985 में बना। इसकी फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क मेंबर्स साइन द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा which promise the formation of a free trade zone for the whole of South Asia। ये जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर हैं, जिन्होंने सार्क ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। उस एग्रीमेंट का नेम है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा, SAFTA, which promise the formation of a free trade zone। यानी ये जो कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज, उनके बीच में सार्क के अंदर एक एग्रीमेंट है कि कोई भी कंट्री के बिजनेसमैन दूसरी कंट्री के अंदर जाकर बिजनेस कर सकते हैं। इसे बोलते हैं फ्री ट्रेड जोन। यस स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट, ए न्यू चैप्टर ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन माइट इन्वॉल्व इन साउथ एशिया इन ऑल द कंट्रीज इन द रीजन अलाउ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स। This is the spirit behind the idea of SAFTA. The agreement was signed in 2004 and came into effect on 1 January 2006. Students, मैंने आपको बताया कि साउथ एशिया के जो कंट्रीज है, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया सार्क, और आगे जाके साफ्टा एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ये बनाया ट्रेड के लिए, और ये 2004 में साइन किया कंट्रीज ने, और 1 जनवरी 2006 में ये इफेक्ट में आया। जो साफ्टा ये जो बनाया है,
एम क्या था? मैंने आपको बताया है कि ट्रेड को प्रमोट करना, बॉर्डर को क्रॉस करके कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर बिजनेस कर सकता है, और पीस और कोऑपरेशन को भी मेंटेन किया गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये लेसन है, इसका सेकंड पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। स्टूडेंट्स एक बार मैं वापस आपको क्वेश्चन सर बता देता हूँ इस चैप्टर के, जो आपको हालांकि आपने कर लिए होंगे लेकिन लेसन अब जाके कंप्लीट हुआ है, तो इसके क्वेश्चन बता देता हूँ। आप एग्जाम इंडिया एनसीईआरटी की हेल्प लेके कर सकते हैं। वेरी वेरी शॉर्ट में 4th 6th 7th 13 17 18 34 40 43 48। वेरी शॉर्ट में 1st 4th 7th 10 14। शॉर्ट के अंदर 2nd 3rd 4th और 14। लॉन्ग में 1st 4th 7th और 10। और एचओटी में 10 और 15। स्टूडेंट्स इस लेसन के अंदर क्वेश्चन सर और होमवर्क बहुत ज्यादा है। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे एशिया को कवर कर रहा है, खासकर साउथ एशिया को। इसमें सार्क के बारे में भी है, मैंने आपको उसमें बताया कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में भी है, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में भी है, इंडिया श्रीलंका रिलेशन के बारे में भी है, इंडिया नेपाल रिलेशन, और शॉर्ट के अंदर मालदीव और भूटान रिलेशन के बारे में भी इसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे रिलेशंस हैं और इन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेटिक सिचुएशन क्या है। हमने ये भी इस लेसन में रीड किया कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को कितनी बार खतरा हुआ, वो कितनी बार वहाँ पे मिलिट्री रूल आया। हमने बांग्लादेश के इंटरनल सिचुएशन के बारे में भी इस लेसन में पढ़ा। हमने नेपाल के बारे में पढ़ा, किस तरह से नेपाल के अंदर मोनार्की सिस्टम आया, कभी डेमोक्रेसी आई, कई बार वहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट हुए। श्रीलंका और इंडिया दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनको अपनी डेमोक्रेसी के लिए कोई भी तरह का थ्रेट खतरा महसूस नहीं हुआ। दोनों कंट्रीज सक्सेसफुली आज भी अपनी डेमोक्रेसी प्रमोट करके चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लेसन है आपको, तो आप उनको रीड करना, और कोई भी क्वेश्चन से जब लाइव क्लासेस आएंगे तो आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।